नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कुरुक्षेत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन 3 का तीसरा ही दिन है आज और कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ा और इस वक्त की बात आपको बता दें, कोरोना का मीटर 50,000 के करीब पहुंच चुका है। और सोचिए ये आंकड़ा तब यहां पहुंचा है जब पूरे देश में लॉकडाउन जारी है पिछले 40 दिनों से, जबकि 1694 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस की वजह से अब तक हो चुकी है। इस भयंकर होते जा रहे ग्राफ के बीच खबर इतनी भर अच्छी है कि 14,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर भी हो गए। तो कुछ आंकड़े आपको दिखा दें। सबसे पहले कुल मामले भारत में अब 50,000 के बहुत करीब हैं। 49,391 केसेस पूरे भारत में आ चुके हैं। 16,694 यानी 1694 लोगों की मौत हो चुकी है और 14,182 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ये रिकवरी रेट 27-28% के आसपास है, जो कि एक अच्छा रिकवरी रेट है। लेकिन ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप आपको बताएंगे पिछले 24 घंटों में भी कितनी बढ़ोतरी हुई है इन मामलों में। लेकिन 50,000 के बहुत करीब पहुंच चुका है भारत में कोरोना का ग्राफ और ये इसको झुकाना बहुत जरूरी है। इन बढ़ते आंकड़ों की तेजी में कमी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये काम सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन से ही किया जा सकता है। आइए हम एक नजर डालते हैं कि 2 मई से लेकर यानी कि 2 मई से 5 मई तक के डेटा की अगर बात करें यानी कल तक की, तो ये और भी ज्यादा डराने वाले डेटा है। बीते 18 घंटों में 2,998 मामले सामने आ चुके हैं। ये देखें आप, 5 मई यानी कल 2,998 केस सामने आए और 126 कुल मौतें देश के अंदर हुई। उससे एक दिन पहले सबसे ज्यादा मामले एक दिन के अंदर आए थे। ये जो आप बार देख रहे हैं सबसे ऊंचा, ये 3,932 केस परसों आए थे और 195 लोगों की जान गई थी। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था भारत में आंकड़ों के लिहाज से। और 3 मई को यानी आज से 2 रोज पहले 2,806 मामले थे, 68 मौतें थी। उससे पहले 2,442 केस आए थे और 100 मौतें हुई थी। तकरीबन हमारा आंकड़ा जो है वो 2,500 के करीब नए मामलों का प्रतिदिन का चल रहा था, जो कि अब बढ़ गया। कल तो अचानक 4,000 के आसपास पहुंच गया और परसों और कल भी जो है लगभग 3,000 के आसपास ये केस रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है कि रोजाना जो बढ़ोतरी मामलों में हो रही है इसमें कैसे कमी लाई जाए। अभी तक का ट्रेंड आप देखेंगे तो ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, यानी रोज ज्यादा से ज्यादा मामले, आज से ज्यादा कल मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली से एक अहम खबर है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की कोरोना से मौत हो गई है। अमित कुमार भरतपुर थाने में तैनात थे और कल उनकी मौत हुई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो थी वो आज पॉजिटिव पाई गई है, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद ही पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। अमित हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और 4 तारीख को सोनीपत से दिल्ली आए थे। कल उनकी जान गई और आज वजह सामने आई कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। फिर बता दें आपको, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की मौत कोरोना की वजह से हुई। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, देश और दुनिया की कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के लिए एक प्रोग्राम जिसमें आपको सारी खबरें एक साथ मिलती हैं। और इस वक्त अहमदाबाद से एक बहुत बड़ी खबर है कोरोना के सिलसिले में। अगले 7 दिन तक अहमदाबाद शहर में सभी दुकानें बंद रहेंगी। 2 दिन पहले यानी 4 मई से ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से शहरों का बंटवारा किया गया था और कुछ रियायतें भी दी गई थी। लेकिन अब अहमदाबाद में रियायतें नहीं दी जाएंगी और कल से सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुलेंगी, बाकी सारी दुकानें बंद करने के निर्देश दे दिए गए। केवल दूध और दवा की दुकान अहमदाबाद शहर में खुलेगी। अगले 1 हफ्ते के लिए अहमदाबाद में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। समझा आप इस बात को? केवल दवाई की दुकान, दूध की दुकान खुली रहेगी। इसके अलावा किराना स्टोर, सब्जी वाले कोई जो है वो रेडी नहीं लगाएंगे, ना आप किराना स्टोर पर जा पाएंगे। ये सब बंद रहेगा अहमदाबाद में अगले 1 हफ्ते के लिए। अहमदाबाद में कंप्लीट लॉकडाउन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि किराना स्टोर जैसी चीजें, सब्जी वालों की दुकानें तक बंद करने का फैसला करना पड़ा? समझिए, कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। अहमदाबाद में देखें आप, गुजरात का कोरोना मीटर है और अहमदाबाद में कुल 4,425 केस हैं। अहमदाबाद के अंदर 368 मौतें गुजरात के अंदर हो चुकी हैं और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम आपको सीधे अहमदाबाद लेकर चलते हैं। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता वहां ग्राउंड पर हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है जिससे आपको पता चलेगा कि अहमदाबाद में ऐसा क्या हो रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान का शायद सबसे सख्त लॉकडाउन वहां पर लागू है। अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते हुए देख कोरोना की संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा कई सख्त कदमों की घोषणा की गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जिन्हें कल ही अहमदाबाद का सुपरविजन सौंपा गया है कोरोना केसेस को कंट्रोल में लाने के लिए, उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि जितनी भी दुकानें हैं दूध और मेडिकल सेवाओं के अलावा
जो मेडिकल स्टोर्स हैं और दूध की जो शॉप है उसके अलावा तमाम दुकानें जो हैं वो कल से 7 दिन के लिए बंद रहेंगी। जो ये किराना स्टोर आप सामने देख रहे हैं ये आज खुला हुआ है और शायद इसी वजह से लोगों की भीड़ भी यहाँ पे अब लगनी शुरू हुई है, क्योंकि अगले 7 दिन तक ये बंद रहेगी। और मकसद ये है कि जितने भी सुपर स्प्रेडर्स हैं ये सभी लोग जो हैं प्रोविज़न स्टोर वाले हों या फिर सब्जी की दुकान वाले हों या मिल्क वाले हों या दूसरे जो भी लोग जिनका पब्लिक के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, उन सभी को बंद कर दिया गया है। सिर्फ दूध और मेडिकल सेवाएं जो हैं, ये मेडिकल शॉप पीछे जो आप देख रहे हैं ये ज़रूर खुली रहेगी कल से 7 दिन तक, लेकिन इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद रहेंगी। और ये ऐलान किया गया है कि इन सभी सुपर स्प्रेडर्स का, जितने भी लोग सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करवाया जाएगा, प्रॉपर उनके बाकायदा टेस्ट करवाए जाएंगे। एक अनुमान के हिसाब से अहमदाबाद में बताया जा रहा है कि हर जोन में मिनिमम 2000 से ज़्यादा सुपर स्प्रेडर्स मौजूद हैं, यानी वो लोग जिनके किराने के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, जो सब्जी बेचने के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी का मेडिकल स्क्रीनिंग करवाया जाएगा, उनके टेस्ट करवाए जाएंगे। और ये टारगेट रखा गया है कि 13 मई तक ये तमाम जो प्रक्रिया है इसको पूरा कर लिया जाए और 7 दिन तक तब तक ये तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है संक्रमण की जो ये चेन है उसको तोड़ना। और ये प्लान किया जा रहा है कि सिर्फ जो बेसिक सर्विस है मिल्क और मेडिकल शॉप्स की वो ही चालू रहेगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में जिस तरह से सुपर स्प्रेडर्स के पॉजिटिव पाए जाने के जो किस्से सामने आए हैं उसको देखते हुए अहमदाबाद में काफ़ी चिंताएं बढ़ गई हैं अथॉरिटीज़ की भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही एरिया में कल जो रिपोर्ट आई थी अहमदाबाद के खोखरा एरिया में 21 सब्जी बेचने वाले एक साथ पॉजिटिव पाए गए थे एक ही मार्केट में। और उसके बाद काफ़ी दहशत का माहौल भी था। सब्जी बेचने वाले सिर्फ खोखरा में ही नहीं बल्कि बोड़कदेव वार्ड में, यहाँ नज़दीक में सिंधु भवन के पास बजरंग स्टोर हो या फिर साबरमती में जैन फ्रूट हो या फिर जो मेन सब्जी मंडी है अहमदाबाद की जेतलपुर में, वहाँ पे भी जो व्यापारी हैं वो पॉजिटिव पाए गए। और इस वजह से संक्रमण जो है इनके अंदर लगातार फैलता ही जा रहा था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जो किराना बेचने वाले लोग हैं, वो जगह जगह ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ नॉर्थ वेस्ट जोन में सामान लेने जाते हैं, सेंट्रल जोन में या फिर नॉर्थ जोन में, और फिर ट्रैवल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो सब्जी की शॉप है ये अभी से बंद है और कल से अगले 7 दिन तक ये खुलेगी नहीं। इसका एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो संक्रमण इनके द्वारा फैलता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनके, और इसी वजह से जो आम व्यक्ति उनकी दुकान पर जाता है या उनसे कोई सामान खरीदता है या ठेले से सब्जी खरीदता है, उसे ये पता नहीं होता है कि वो एक संक्रमित व्यापारी जो है उसके साथ डील कर रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त कॉरपोरेशन के अधिकारी जो हैं वो फेस कर रहे थे। और पहली ही जो मीटिंग है उसमें ये डिसीज़न लिया गया, डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने सुपरविजन दिया गया है अहमदाबाद में कोरोना केसेस से डील करने का, और विजय नेहरा जो कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे उनके होम क्वारंटाइन होने के बाद मुकेश पुरी, इन दोनों ने मिलकर के आज बाकायदा पूरी स्थिति का रिव्यू किया है और उसके बाद ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा सबसे अहम डिसीजन ये लिया गया है कि सारी जो मेडिकल सेवाएं हैं सिटी में, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो भी खुले रहेंगे। सारे प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं उनको अगले 48 घंटे में ऑपरेशन शुरू करना होगा, अन्यथा उनके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाएंगे। और यदि जो डॉक्टर्स एक्टिव नहीं हैं उन्हें ज़रूरी सेवाओं में इन्वॉल्व किया जाएगा। जो डॉक्टर्स हैं उनको बाकायदा ये बताया गया है कि उन्हें कोविड केयर में ड्यूटी के लिए लगा दिया जाएगा यदि वो अपने क्लिनिक्स नहीं खोलते हैं। और जो दूसरे कोविड सेंटर्स हैं या होम क्वारंटाइन जो लोग हैं, जो घर पे ही एसिम्टोमेटिक होने की वजह से घर में अपना इलाज करवा रहे हैं, उन सभी की केयर में उन्हें लगा दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेजर्स उठाए गए हैं और ये डिसाइड किया गया है कि अब सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कॉरपोरेशन के सामने ये है कि
जो मूवमेंट है अक्रॉस द सिटी वो किसी भी तरह बंद होना चाहिए, तभी जाके ये चेन टूटेगी। और इसीलिए एक सख्त कदम आज कॉरपोरेशन में इन अधिकारियों द्वारा उठाया गया है। गुजरात की हमने बात की, अहमदाबाद में सुपर स्प्रेडर्स की वजह से बहुत सख्त लॉकडाउन लागू है। आइए अब चलते हैं बंगाल, जहां पर आंकड़ों के साथ बाजीगरी और कॉन्स्पिरेसी की बातें हो रही हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी किस बात की है वो आपको ये जो ग्राफ हम दिखा रहे हैं ये आपको बताएगा। पश्चिम बंगाल में कुल 1456 मामले हैं। ये मामले एक नजर में आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं लगते अगर आप बाकी राज्यों के साथ इसकी तुलना करें। 144 लोगों की जान यहां गई है और 364 लोग ठीक होकर के अपने घरों को वापस जा चुके हैं। तो इस लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल सेफ लगता है। लेकिन फिर भी क्यों बंगाल की इतनी चर्चा हो रही है वो आपको हम बताते हैं। पिछले 5 दिनों के आप बंगाल के आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे और आपको भी लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको कुछ नए आंकड़ों के जरिए हम समझाते हैं। 1 मई को 623 में मरीज थे बंगाल के अंदर और 33 लोगों की जान गई थी। 2 मई को ये सारे आंकड़े 1 मई जैसे रहे, यानी जो आंकड़ा 1 मई का था वही 2 मई को। कोई नया मरीज ऐड नहीं बताया गया, कोई नई मौत डिक्लेयर नहीं की गई। अब या तो ऐसा हुआ या उस दिन का आंकड़ा 2 मई का आंकड़ा दिया नहीं गया। 3 मई को 623 से बढ़कर मरीज 738 हो गए और मौत का आंकड़ा वही रहा, यानी कि मरीजों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन जान एक भी और व्यक्ति की नहीं गई। चलिए ये बात भी ठीक है। 4 मई को मरीजों की संख्या हो जाती है 777 और मौत का आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 35। तो कोई बहुत बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं थी। 5 मई को लेकिन आप देखेंगे मामले हो जाते हैं 908 और मौत का आंकड़ा हो जाता है 133, यानी कि एक दिन के अंदर 98 लोगों की मौत रिपोर्ट कर दी गई बंगाल की तरफ से। आप देखिए मामले 777 से बढ़कर 908 हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा मामले नहीं बढ़े लेकिन मृतकों की संख्या 35 से बढ़कर सीधे 133 हो गई। यानी मामले आप देखें तो लगभग 125 के करीब बढ़ रहे हैं और मौतें बढ़ रही हैं लगभग 100 के करीब। 125 मामले बढ़े और 100 के करीब लोगों की जान चली गई, ऐसा रिपोर्ट किया गया। और इससे ही ये संशय पैदा हुआ, ये सवाल भी कल पूछा गया था कि क्या आंकड़े ठीक तरीके से राज्य रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर बंगाल को लेकर के ये सवाल उठाया गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरकार की तरफ से, जिसमें गृह विभाग के तरफ से प्रतिनिधि होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से होते हैं, ICMR से होते हैं। तो वहां भी ये बात आई थी कि डेटा जो है कुछ राज्यों से वो पूरी तरीके से साफगोई के साथ नहीं दिया जा रहा है। उस चीज को अब ठीक किया गया है और इसी वजह से शायद अचानक एक दिन के अंदर इतनी मौतों का मामला बढ़ा है। लेकिन फिर भी यह कहना पड़ेगा कि केंद्र सरकार और राज्यों को इस वक्त ये चाहिए कि वो एक पेज पर होकर के बिल्कुल समन्वय के साथ काम करें। कुछ राज्य अगर अपने आंकड़ों को ठीक तरीके से नहीं रिपोर्ट करेंगे तो इससे इस काम में दिक्कत होगी। पश्चिम बंगाल में आंकड़ों को लेकर हंगामा तो है, लेकिन इस बीच आज 112 नए मामले सामने आए। सवाल यह है कि बंगाल में कोरोना का ग्राफ अचानक से क्यों बढ़ रहा है। इसे समझने के लिए आपको हम मशहूर हावड़ा ब्रिज के पास लेकर चलते हैं। यहां पर एक फूल बाजार है और तस्वीरें देखिए जरा, कह सकते हैं आपकी लॉकडाउन की तस्वीरें हैं ये फूल बाजार की तस्वीरें हैं कोलकाता की। सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल ही जाइए, आमतौर पर भी शायद यहाँ इतनी भीड़ होती होगी जितनी इस वक्त दिखाई दे रही है। और इंडिया टीवी के संवाददाता अनुपम मिश्र ने इस फूल बाजार से एक बहुत डिटेल रिपोर्ट भेजी है, देखिए। इस वक्त मैं आपको बेहद ही चौंकाने वाली और ख़तरनाक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है कोलकाता का फूल बाजार और ये तस्वीरें सचमुच में बेहद चौंकाने वाली और ख़तरनाक हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग परस्पर जो दूरी की गाइडलाइंस है उनको नहीं मानते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए खरीदारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये जो फूल बाज़ार है ये इंडिया का सबसे बड़ा फूल बाज़ार कहा जाता है और फूल बाज़ार को खोलने की ममता बनर्जी ने काफ़ी दिन पहले ही अनुमति दे दी थी, लेकिन साथ ही कहा था कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइन है उनको मानकर ही ये फूल बाज़ार खुलेंगे, लेकिन उसकी पूरी तरह से यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वो यहाँ साफ पता चल रहा है। कैमरामैन को बोलूँगा अगर वो दिखा सके लंबाई में कि कितनी लंबी ये जो मार्केट है, लगभग 1 किलोमीटर लंबी ये मार्केट है और 1 किलोमीटर दूर तक जहाँ तक भी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिर दिखाई देंगे, एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे से गुथे हुए। पुलिस का नामो निशान यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। और ये हावड़ा ब्रिज पर इस वक्त हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त मैं हावड़ा ब्रिज पर हूँ, लेजेंडरी हावड़ा ब्रिज, और हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे ये फूल बाजार बैठता है। हावड़ा ब्रिज के ऊपर तो पुलिस है यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस की ओर से चौकी भी लगाई गई है, नाका चेकिंग भी हो रही है, लेकिन
जो फूल बाजार है जहां पर ज़रूरत है चेकिंग की, वहां पर चेकिंग बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ से लोग निकलेंगे, दूर दराज तक जाएंगे, फूल बेचेंगे। अब यहाँ पर कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है, इसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि सैनिटाइज करने की कोई व्यवस्था इस बाज़ार में नहीं है। जबकि इस बाज़ार में सबसे पहले सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा नीचे यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाए किस तरह से लोग एक दूसरे से गुथे हुए फूल ले रहे हैं। ये तरह तरह के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, बड़े सुंदर फूल हैं, लेकिन इन सुंदर फूलों की खरीदारी और बिक्री में गाइडलाइंस बिल्कुल भी नहीं मानी जा रही है। और हज़ारों की संख्या में लोग दूर दराज से यहाँ आकर खरीदारी कर रहे हैं और दूर दराज के इलाकों में जाकर बेचेंगे। ऐसे में संक्रमण का खतरा कितना दूर तक और कितना बड़ा है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बंगाल के हालात आपने देख लिया। आइए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में अब एक अजीब तरह का मामला देखने को मिल रहा है। कोरोना हॉटस्पॉट कम होते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के केस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हॉटस्पॉट्स की संख्या दिल्ली में अब 100 से घटकर 88 हो गई है, लेकिन कोरोना के मामले 5000 के पार चले गए। कुल 5104 केसेस, 64 लोगों की जान जा चुकी है, 1468 लोग ठीक भी हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। तो अच्छी बात है कि हॉटस्पॉट्स की संख्या कम हो रही है, यानी वो इलाके जहां पर कोरोना के ज्यादा मामले हैं, जहां कोरोना का संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, वो इलाके जो हैं वो सीमित होते जा रहे हैं, लेकिन मामले फिर भी बढ़ रहे हैं। आइए दिल्ली से जुड़ी वायरस की एक चेन ने आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कैसे टेंशन में डाला, ये आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली दंगों के दौरान बीएसएफ की एक बटालियन दिल्ली की जामा मस्जिद के पास तैनात थी। अब यह बटालियन जोधपुर पहुंच गई है, लेकिन टेंशन की बात यह है कि इस बटालियन के 31 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक तरीके से वायरस फैला है। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास ये यूनिट तैनात थी और दिल्ली दंगों में इनकी ड्यूटी लगी। बीएसएफ की बटालियन की इसके बाद तैनाती जोधपुर में कर दी गई और 31 जवान यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बीएसएफ के कुल मिलाकर के 63 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। जोधपुर में बीएसएफ के 31 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें संक्रमण की चेन जो है वो दिल्ली के जामा मस्जिद के इसी चौराहे से जुड़ गई है। दरअसल ये जो पूरी बटालियन थी बीएसएफ की, इनकी जो पोस्टिंग है अब से कुछ दिन पहले तक दिल्ली के इसी जो जामा मस्जिद का चौराहा है यहाँ पर थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बैरिकेडिंग यहाँ पर हो रखी है, इसके अलावा यहाँ पर बंकर बनाए गए थे और यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है वो तैनात थे। दरअसल दिल्ली दंगों के बाद से ही जो बीएसएफ की कई जो टुकड़ियां हैं वो दिल्ली के अंदर तैनात की गई थी और जामा मस्जिद जहां पर सबसे ज्यादा यहां पर दंगे हुए थे उस दौरान यहां पर बीएसएफ की तैनाती की गई थी। और आप देख सकते हैं इन्हीं बंकरों और यहां पर लगा के थे, पुलिस की बैरिकेडिंग यहां पर थी और यहीं पर ही जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहां पर तैनात रहते थे। अब से कुछ दिन पहले जो ये पूरी बटालियन थी उसको जो है वो जोधपुर पहुंची थी और जोधपुर में जो बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर उनके बाकायदा क्वारंटीन वहां पर किया गया था। सभी जवानों के टेस्ट कराए गए थे, 63 जवानों के टेस्ट कराए गए थे, जिनमें से 31 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो पूरी चेन जो है जो बीएसएफ के जवान जो जोधपुर में है, जो पूरी उनको जो कोरोना संक्रमण हुआ है उसकी चेन अब दिल्ली के जामा मस्जिद का जो इलाका है उसके इस चौराहे से जुड़ गई है। फिलहाल जो इंतजार है जो बाकी जवान, क्योंकि 63 जवानों के जो है खुद कोरोना टेस्ट थे, बाकी जवानों की रिपोर्ट आना बाकी है जिसका प्रचार कर रहा है। और अब एक जो नया संकट पिछले 2 रोज से देश के सामने है, शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना। पहले दिल्ली ने शराब के दाम बढ़ाए और उसके बाद यूपी ने भी शराब के दाम बढ़ा दिए हैं। इंपोर्टेड शराब की एक बोतल के ऊपर 400 रुपए अब अतिरिक्त देने पड़ेंगे और देसी शराब के दाम 65 रुपए से बढ़कर 70 रुपए यानी 5 रुपए बढ़ा दिए गए। रेगुलर और प्रीमियम शराब पर 50-50 रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन तस्वीरें आज भी दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर देखने लायक थी। इंडिया टीवी के संवाददाता जतिन ने लक्ष्मी नगर से एक रिपोर्ट भेजी। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में मौजूद है और ये लंबी कतार आप देखेंगे। दरअसल जो वाइन शॉप है उनको हिदायत दी गई है, खास तौर पर जो स्टैंड अलोन शॉप है जहां पर वाइन शॉप के आसपास कोई दूसरी दुकानें ना हो, साथ ही जो गवर्नमेंट की जो शॉप्स हैं उन सभी को जो वाइन शॉप उनको खोलने की निर्देश दिए गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी नगर V3S मॉल का ये नज़ारा है और आप देखेंगे कि जहां तक कैमरे की नज़र जाती है जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से बोला गया था कि वाइन शॉप्स खोली जाएंगी उसमें वाइन शॉप के बाहर से 5 लोग खड़े होंगे, 6 फीट की दूरी उनकी होनी चाहिए, लेकिन जो लंबी कतारें आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे ये लक्ष्मी नगर का V3S मॉल है और जो वाइन शॉप है वो इसके ठीक पीछे है।
तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी यहाँ पर जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और लाइनों में अब यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि प्रशासन भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पे फॉलो कर सके, लेकिन लाइन इतनी लंबी है, लोग इतने ज़्यादा है कि यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, कितने बजे आप लोग आ गए थे सुबह यहाँ पर? सर मैं तो 9:30 बजे के लगभग आया था। लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे? हाँ जी, लगी हुई थी। सुबह 8 बजे कोई नहीं था, 8 बजे के लगभग यहाँ पर 6-7 बंदे थे, लेकिन अब जो 1 घंटे बाद ही यहाँ पर कम से कम आप देख ही रहे हैं कितनी लाइन है। लोगों को लग नहीं रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए? इतने नजदीक लोग मेंटेन करके चल रहा हूँ, आगे मेंटेन नहीं कर रहे तो उसमें मैं नहीं कह सकता। आप लोग गैप नहीं बना रहे हैं, लग नहीं रहा कि कोरोना हो सकता है? आप बिल्कुल साथ साथ। सर हम बना रहे हैं, बट आप बाकी लोग नहीं वो कर रहे हैं। कितनी देर हो गई खड़े हुए लाइन में? हमें हो गए कम से कम 3 घंटे हो गए भाई तुम खड़े हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि पालन बहुत कम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सट के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन हिदायत दी गई, प्रशासन का ये कहना था कि हिदायत दी जा रही है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये हिदायत भी छीनी जा सकती है। लेकिन वाइन शॉप को लेकर काफ़ी सवाल थे और वैसे ही देखने को मिला कि लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर से एक डरावनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। कल हमने आपको इसी वक्त पालम और द्वारका हाईवे की तस्वीर दिखाई थी। अब आप दिल्ली नोएडा हाईवे की तस्वीर को जरा देखिए। लॉकडाउन में सड़क पर ये जानलेवा जाम लगा हुआ है। ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है और आप देखिए कैसे गाड़ियां यहाँ चल रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये लॉकडाउन के बीच की तस्वीरें हैं। कल की और आज की दोनों की तस्वीरें। कल द्वारका पालम रोड पर देखिए कैसे लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ था, गाड़ियां रेंग रही थी जैसे आम दिन हो। और आज दिल्ली नोएडा हाईवे का ये हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जरा बिहार के बारे में आपको बता दें। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 539 और 4 लोगों की जान गई है। बहुत कंट्रोल में है बिहार में मामला। आज सुबह पूर्णिया के जलालपुर में कोरोना संक्रमित एक युवक मिला। इसके बाद 3 और नए मरीज अलग अलग जिलों के पास पाए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को कटिहार जिले में सबसे ज्यादा 5 नए केस आए थे। बिहार का ओवरऑल डेटा लेकिन ये बताता है कि यहां मामले अभी पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। बिहार में भले आपको केस पूरे देश की तुलना में बहुत कम दिखें, मौत का आंकड़ा तो सिर्फ 4 ही है, लेकिन बिहार में यह तूफान से पहले की शांति भी कुछ लोग कह रहे हैं। बिहार में कोरोना के जिस तूफान का डर है वो यहाँ के प्रवासियों से है, जो अब हर दिन हजारों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंच रहे। जैसे आज 13 ट्रेन आ रही हैं बिहार के अंदर और इनमें 14,991 लोग हैं। कल 24 ट्रेनें बिहार पहुंचेंगी और इनमें 28,000 से ज्यादा लोग होंगे और ये अलग अलग राज्यों से आएंगे। जो बिहार के लोग हैं जो अलग राज्यों में काम करते हैं। कुल 60 ट्रेनें बिहार के लिए रेल विभाग ने चलाई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जब ये हो सकता है लाखों में इनकी संख्या हो, जब ये पहुंचेंगे बिहार में तो इनको क्वारंटाइन करना, इनकी स्क्रीनिंग करना और उसके बाद ये सुनिश्चित करना कि इनमें किसी को संक्रमण नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बिहार में प्रवासियों को अब कैसे उनके घर वापस भेजने की तैयारी की जा रही है, इस पर एक रिपोर्ट भेजी है। बिहार के 38 जिले में से 32 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 530 के आसपास पहुंच गया है। पटना, नालंदा, सिवान, कैमूर, बक्सर, रोहतास, ये सारे जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन 2 दिनों में जिस तरह से लगातार ट्रेनों से दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर और छात्र आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार चिंतित है। बिहार सरकार के एक आंकड़े के अनुसार पिछले 10 दिनों में जो भी आंकड़े संक्रमित मरीजों के आए हैं, उनमें 60 से 70% दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों के हैं। एक और जानकारी बिहार सरकार की तरफ से ये दी गई है कि बिहार के 21 जिलों में अब तक 65 ऐसे लोग मिल चुके हैं जो दूसरे राज्यों से आए थे और ये आंकड़े उस समय के हैं जब ट्रेनें नहीं आ रही थी। अगले कुछ दिनों में 60 ट्रेनें और बिहार आनी है। ऐसे में सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं दूसरे राज्यों से आए इन लोगों की वजह से बिहार में संक्रमण और न फैल जाए। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने आपसे थोड़ी देर पहले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी से बात की थी और उन्होंने माना था कि बिहार वापस लौट रहे मजदूर एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिहार के अलग अलग जिलों में संक्रमण फैलने का खतरा भी हो सकता है, इसको लेकर? नहीं, देखिए इस खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो संक्रमण का पहला दौर चला तो जो विदेशों से लोग आए थे उनके कारण ये संक्रमण फैला। जो गल्फ से आए, जो इटली से आए, जो इंग्लैंड से आए,
दूसरा दौर तबलीगी जमात के कारण फैला, और तीसरा संक्रमण जो है माइग्रेंट के कारण बढ़ रहा है। ये खतरा तो है, लेकिन इस खतरे के बावजूद, आखिर लॉकडाउन के बावजूद भी तो लोग संक्रमित हो रहे हैं। तीसरे देखिए, लोग घर के पास आना चाहते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, काम नहीं है और लंबा समय हो गया, तो घर के लोग भी चाहते हैं कि एक बार वो घर आ जाए। इसलिए एक मनुष्य की जो स्वाभाविक इच्छा है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने तैयारी भी की है, पूरी व्यवस्था भी करेंगे हम लोग ताकि संक्रमण न फैले, कम से कम फैले। तो उन सारी तैयारियों के साथ ही जो है हम लोग उनका आने का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात, बंगाल, दिल्ली, बिहार, हम तमाम बड़े राज्यों का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। हम अब महाराष्ट्र की बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा मामले हैं कोरोना के। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से ही है। सोलापुर में पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोलापुर के एसपी ने 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों को घर पर रहने को कहा है। 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मी अब ड्यूटी पर नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए है कि महाराष्ट्र में अब मुंबई और पुणे के बाद 36 में से 34 जिले कोरोना की चपेट में हैं और सोलापुर भी उनमें से एक है। और हम सब जानते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। पुलिसकर्मी भी इसका शिकार बन रहे हैं। इसलिए वो पुलिसकर्मी जिनकी 55 साल या उससे ऊपर की उम्र हो चुकी है, उनको सोलापुर में अब ड्यूटी पर आने के लिए मना कर दिया गया है कि वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन अब भारत में कोरोना का एपिसेंटर तो महाराष्ट्र बन चुका है। महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान के करीब 1/3 केस हैं और बहुत खतरनाक स्पीड से बढ़ भी रहे हैं रोजाना। आज महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच चुका है, 15,525 के करीब आ गया है और मौतें 617 हो चुकी हैं। आप देखिए कि पूरे देश की अगर 50,000 के करीब रिपोर्ट्स आई हैं पॉजिटिव, तो उसमें 15,000 से ज़्यादा अकेले महाराष्ट्र की हैं। और मुंबई में भी केसेस की तादाद 10,000 को पार करने वाली है। तो पूरे देश में 15,525 मामले अकेले महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के इन 15,500 में से 10,000 मामले अकेले मुंबई के अंदर हैं। तो आप समझिए कि खास तौर पर मुंबई की इस वक्त हालत, परिस्थिति कैसी है। मुंबई में अपना फॉर्म जमा करने के लिए मजदूर जो कि अपने घर जाना चाहते हैं, वो रात 2 बजे से लाइनों में लग रहे हैं। कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा से। ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं और इनको घर भेजने की क्या व्यवस्था है, और कहीं ये लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करके खतरा नहीं बन रहे। दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमें मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर मजदूरों की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वो प्रवासी मजदूर है जो अपने गांव जाना चाहते हैं। गांव जाने के लिए हर प्रवासी मजदूर को उनके पास के पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, और इन्हीं सर्टिफिकेट्स को लेकर, मेडिकल सर्टिफिकेट्स को लेकर ये मजदूर देर रात से इस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। 1 किलोमीटर से लंबी ये कतार है मजदूरों की, और इन्हें दिखाने के लिए अब हमें कार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से मजदूर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, और सभी के हाथ में उनके फॉर्म्स हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों से ये मजदूर मुंबई में आए हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। और आप देखिए कितनी लंबी कतार इनकी यहाँ पर है। इन मजदूरों का कहना है कि वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द अपने गाँव जाना चाहते हैं। इनमें से जिनके फॉर्म सिलेक्ट होंगे, सूची में जिनका नाम आएगा, उन्हीं को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, उन्हीं का टिकट्स जो है जारी किया जाएगा। देखिए कितनी लंबी कतार है। हमने कहाँ से शुरू किया था, इतना आगे हैं, लेकिन अब भी जो है कतार ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सभी मजदूर परेशान हैं, पिछले 40 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किराया देना अब इनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। इन्हीं मजदूरों से बात करके जानने की कोशिश करते कि इन्हें कहाँ जाना है। भाई साहब, आप लोग कहाँ जाना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? वाराणसी। कितने दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं? 3 महीने हो गया। क्या बोल रही पुलिस यहाँ पे? पुलिस बोल रही है कल आओ, अभी आओ, डंडा बरसा रही, सोडा मार रही। 2 से 5 टाइम देती है और 5 बजे के बाद फॉर्म ले रहा है सर। अभी सुबह कल रात से 11 बजे से लाइन में लगा हम लोग। यहाँ पे रहने में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही है सर, कभी काम धंधा चल नहीं रहा है, कुछ भी काम कुछ मिल नहीं रहा, काम धाम है नहीं, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? बिल्कुल, देखिए काम नहीं है इनके पास, खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और यही वजह कि यहाँ पर ये मजदूर देखिए किस तरह से धीरे धीरे कतार में आगे बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ पर भी काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है मजदूरों की। इनका आरोप है कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इनका नंबर नहीं लग पा रहा है।
काफ़ी कम समय दिया जा रहा है फॉर्म जमा करने में। कुछ और मजदूर है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? यूपी जाना है। कब से आप लोग फंसे यहाँ पर? अरे हो गया पहले लॉकडाउन से। क्या कहना है यहाँ पे? क्या कहना, पुलिस वाले बोलते हैं कि फार्म भरो, लेकिन हम लोग भर के जा रहे हैं, फायदा हो नहीं रहा। तो पैसा है आप लोग के पास? नहीं, कैसे जाओगे? हम लोग का ट्रेन से जाएंगे, वही ट्रेन की सुविधा है। टिकट के पैसे तक इनके पास नहीं है। हम और आगे चलते हैं और मजदूरों की कतार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मजदूर जो है इस उम्मीद में आ रहे हैं यहाँ पर फॉर्म जमा करके शायद इनका नंबर लग जाएगा। कुछ और मजदूरों से रुककर बात करते हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ जाना है आपको? उड़ीसा जाना है सर। उड़ीसा जाना है। टिकट के पैसे हैं आपके पास? हाँ हाँ है। या आपके लोग के पास कुछ पैसे बचे या खत्म हो गए सब? नहीं, कुछ बचे हैं पैसे। कैसे जाएंगे आप लोग गाँव अभी? ट्रेन चलेगा तब जाएगा। गोरखपुर से हूँ भाई, बहुत दिक्कत है, पैसा वैसा नहीं है, बहुत परेशानी है। यहाँ का जो है, यहाँ का सरकार कुछ नहीं कर रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है आदमी लोग को। टिकट के पैसे आप लोग के पास है? कैसे आपका दिन? पैसा भी नहीं है, टिकट विकेट का बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत कुछ तकलीफ हो रहा है, खाने का नहीं, भाड़ा मांग रहा है रूम वाला। अच्छा हाँ, अच्छा, तो पैसा मांग रहे हैं लोग? टिकट कैसे निकलेगा आपको मालूम है? मालूम नहीं, यही जमा करना है, जमा करने के लिए बोले हैं। देखिए, जैसे ही कतार आगे बढ़ती है ये लोग जो है यहाँ पर भागने लगते हैं। देखिए कितनी लंबी कतार यहाँ पर है। हमने कहाँ से इनका शुरू किया था, इनकी कतार कहाँ शुरू हुई थी, काफ़ी आगे आ गए, लेकिन अब भी देखिए कितनी लंबी कतार है। ये मज़दूर परेशान है, ज़्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं हैं, सभी घर जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी 200 से 300 रुपए देने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से एक दूसरे के काफ़ी करीब ये लोग खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है ताकि ये जो मज़दूर हैं वो एक दूसरे से दूर खड़े रहे, सामाजिक दूरी का पालन होता रहे, लेकिन संख्या इनकी इतनी ज़्यादा है कि चाहकर भी यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। देखिए किस तरह से ये परेशान गरीब प्रवासी मजदूर चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें गांव भेज दिया जाए, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है। सूची में नाम जो है एक बार में सिर्फ 1200 प्रवासी यात्री जो है वही गांव जा पाते हैं। चूँकि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो, इसीलिए यूपी बिहार के जो मजदूर हैं उनके लिए एक अलग लाइन है, राजस्थान के जो मजदूर हैं उनके लिए एक अलग लाइन बनाई गई ताकि एक सिस्टम के साथ जो है सभी प्रवासी मजदूरों के जो फॉर्म्स है उसे जमा किए जा सके। देखिए कितनी संख्या में रात 2 बजे से यहाँ पर मजदूर जो है वो लाइन में खड़े होना शुरू हो जाते हैं और दिन भर यहाँ पर जो है इनके फॉर्म्स कलेक्ट करने का काम जो है वो जारी रहता है। देखिए किस तरह से मजदूर जो है अपनी बारी का इंतज़ार करे। तो और पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर काफ़ी लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की हर संभव वो कोशिश करे, लेकिन ये मजदूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखिए कहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, अब जाकर हम लोग कांदिवली पुलिस स्टेशन पहुँचे और यहाँ पर अब भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर बाहर खड़े हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तमाम मजदूरों की सूची ज़रूर बना रही है, लेकिन समस्या ये है कि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, गाड़ियाँ जो है वो लगा ज़रूर चलाई जा रही है, लेकिन मजदूरों के पास पैसे नहीं है अपने टिकट तक के देने के लिए। तो अब ये देखना ये होगा कि इनके टिकट का खर्चा कौन उठाता है। राज्य सरकार ने पहले ही कहा है कि केंद्र सरकार इसमें मदद करे, वहीं ये मजदूर चाहते हैं कि टिकट का पैसा कोई दे या ना दे, वो अपनी जेब से भी देने के लिए तैयार है, लेकिन बस उन्हें किसी भी तरह उनके गाँव भेज दिया जाए। अच्छी बात है कि अब ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं काफ़ी रफ्तार से, तो उम्मीद करते हैं कि ये लोग भी जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। आइए अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हमारे हालात पड़ोसी राज्यों से काफ़ी बेहतर हैं। और इसकी एक वजह सीएम साहब ने ये बताई कि हरियाणा ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से अपने बॉर्डरों पर बहुत सख्ती कर रखी है। हरियाणा राज्य का हाल आपके सामने, केस 555, मौतें 6, रिकवरी 260 लोगों की हो चुकी है। तो इस लिहाज से देखें तो उनकी बात ठीक मालूम पड़ती है, आंकड़ा तो ये बताता है। अब हरियाणा के करनाल से आपको एक बहुत चौंकाने वाली खबर देते हैं। करनाल के रामनगर में कोरोना पॉजिटिव शख्स के परिजनों को इलाके से बाहर निकालने को लेकर गली वालों ने खूब हंगामा किया। दरअसल करनाल के रामनगर इलाके में एक शख्स को कोरोना हो गया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की थी। एहतियातन उनके परिवार वालों के भी सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टर्स की टीम उन्हें उनके घर पर छोड़ गई और उनसे कहा गया कि वो लोग 14 दिन घर में ही रहें, क्वारंटीन रहें। लेकिन जब उनके पड़ोसियों को ये बात पता चली तो वो लोग बहुत ज्यादा सख्ते में आ गए। पड़ोसी गली में आकर हंगामा करने लग गए कि या तो इन लोगों को किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए या फिर वापस किसी सेंटर में भेजा जाए। जो लोग इस परिवार के पड़ोस में रहते हैं वो किसी भी हालत में इन लोगों को यहां नहीं रहने देना चाहते। सुनिए कि एक पड़ोसी कैसी कैसी बातें कर रहा है।
और ये आज आई है, इनकी पहली फर्स्ट रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आ गई है। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप ऐसा कीजिए, जो आपके महामारी का उन्होंने वहाँ क्वारंटाइन किया, वहाँ जाकर क्वारंटाइन हो जाइए। यहाँ जितने भी हैं, इनके जो 2 लड़के हैं वो विश्वास के पात्र नहीं है। जो लड़का घूमता रहा है साथ, वो बिल्कुल भी विश्वास के काबिल नहीं है। हमें डर ये है कभी ये ना हो मोहल्ले में गेटों में हाथ लगाते भी रहें। बहरहाल ये मामला सामने आया तो पुलिस को रामनगर इलाके में अनाउंसमेंट करनी पड़ी और लोगों को अपने अंदाज में समझाना पड़ा कि ऐसा न करें, इस परिवार को यहां पर रहने दें। निवेदन कर लिया, ये लोग ये एक ही बार कहूंगा मैं, दोबारा बार नहीं कहूंगा भाई। इन लोगों से निवेदन कर लिया, ये लोग आपके लिए घर के अंदर रहेंगे और आप एक जिम्मेवार नागरिक की तरह इनका साथ दीजिए। किसी को दिक्कत है, आपत्ति है तो नीचे आ जाइए जी। आप में से कोई नहीं आ सकता? आप में से कोई पॉजिटिव नहीं आ सकता क्या? हम में से नहीं आ सकता कोई भी? पूरा एरिया सील करेंगे, फिर हम कहां जाएंगे आप लोग? देखिए, दरअसल दिक्कत यही है कि हम अगर कोई पड़ोसी हमारा या आसपास का जान पहचान का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तो उसके साथ जैसे हम अछूत जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उनको डॉक्टर उनके घर छोड़ करके गए थे, ऐसे में उनसे कोई वहम रखना ये गलत बात है। रामनगर इलाके के डीएसपी राजीव कुमार से इंडिया टीवी रिपोर्टर ने बात की, सुनिए वो क्या कहते हैं। जो इस तरह का कर रहे थे, मैक्सिमम मोहल्ले वाले हैं। अभी आपके सामने ही पूछा मैंने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है और ये पहले भी सहयोग करते रहे, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उस चीज़ को समझिए और यदि दोबारा कोई दिक्कत इन लोगों को इनकी तरफ से आई तो आई विल टेक स्टेप। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, इनमें कोई भी कोविड के सिम्टम्स नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लोगों को ये लग रहा है कि इनका कोविड के कांटेक्ट में थे, नहीं, ये असिम्प्टोमेटिक है, इनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ऊपर से इनका जो नोवल कोरोना वायरस का कोविड-19 का टेस्ट हुआ है वो टोटली नेगेटिव आया सभी का। और इस तरह का केस ये पहला नहीं है, बहुत से केसेज ऐसे हैं। यदि आपका वायरल लोड कम है तो आपको कुछ नहीं है, आप यू आर इन सेफ जोन। और इसी तरह के ये हैं और इनको क्वारंटाइन कर दिया है, वो एहतियातन है, वो प्रोटोकॉल है, वो फॉलो कर रहे हैं। पुलिस ने समझा भी लिया, पुलिस ने चेतावनी भी दे दी, लेकिन लोग नहीं सुधर रहे और अब भी पुलिस से बहस कर रहे हैं। चलिए, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। दिल्ली में स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब स्कूल 30 जून के बाद खुलेंगे। गर्मी की छुट्टी के दौरान कोई एक्टिविटी भी नहीं होगी, यानी जो घर से बैठाकर बच्चों की क्लासेस हो रही थी वो भी अब नहीं होंगी। इसका मतलब यही है कि कोई एक्टिविटी नहीं होगी। 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टी का ऐलान हो चुका है। आज 6 तारीख है, यानी कि 5 दिन के बाद से दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाएगी और 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद जुलाई में ही स्कूल खुलेंगे। ये बड़ा फैसला है दिल्ली की सरकार का कि पहले ही गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 11 मई से 30 जून तक स्कूल तो बंद है ही, लेकिन अब कोई एक्टिविटी भी इस दौरान नहीं कराई जाएगी। इसका मतलब ये कि जो होम क्लासेस चल रही थी वो भी अब शायद बंद हो जाएंगी। तो गर्मियों की छुट्टी, समर वेकेशन जो है वो 11 तारीख से शुरू होगी और 30 जून तक चलेगी। दिल्ली के बाद राजस्थान की खबर। राजस्थान में इस वक्त कोरोना के कुल मामले 3000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं और कुल केस हैं 3158। राजस्थान के अंदर 89 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1525 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। तो राजस्थान जो है ये अभी भी टॉप 5 राज्यों के अंदर बना हुआ है आंकड़ों की हिसाब से, संख्या के हिसाब से। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सही से हो, लोग घरों में रहें और इसके लिए लगातार कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जयपुर पुलिस पैदल मार्च कर रही है। लेकिन आज 300 कमांडोज के साथ, जिसमें एसटीएफ, साथ ही साथ क्यूआरटी और स्पेशल कमांडो जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, उनके साथ इन परकोटे इलाके में रूट मार्च किया जा रहा है। आप देखिए, ये तमाम वर्दी में, हाथों में हथियार लेकर बड़ी चौपड़ से यहाँ से शुरू होकर परकोटे इलाके में, यानी पूरा जिस इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, रामगंज, छोटी चौपड़, घाट गेट, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमेशा से ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने जैसी घटनाएं होती रही हैं। इन इलाकों में रूट मार्च किया जा रहा है। मैसेज देने की कोशिश है कि लोग अपने घरों में रहें। जो बार बार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट और क्रिमिनल की जो जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो ना हो, वो लोगों में भय बनाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि अगर कहीं भी बाहर निकले घर से, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस लिहाज से ये पूरा रूट मार्च किया जा रहा है। और रूट मार्च से पहले की आप तैयारी देखिए,
कि हाथों में हथियार लेकर इनको स्पेशल एक ट्रेनिंग दी गई है और उन इलाकों में ये जाएंगे रामगंज से होते हुए जहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरा ये घटनाक्रम हो रखा है। किस लिए ये रूट मार्च किया जा रहा है? पूरे वॉल सिटी में कर्फ्यू इम्पोर्ट है, कंटेनमेंट एरिया है, ढेर सारी पुलिस यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, तो उसकी कंप्लायंस को कराने के लिए जो अलग अलग तरीके की ड्रिल्स होती हैं, जिसमें भी कुछ दिन पहले फ्लैग मार्च किया गया था, उसी क्रम में आज रूट मार्च किया जा रहा है। ये स्पेशल कमांडोज हैं? ये स्पेशल कमांडोज है, इसमें QRT के लड़के हैं, ERT के लड़के हैं, STF है, बॉर्डर होमगार्ड के लोग हैं, RSC के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग। ठीक है, परकोटे इलाके में ही पूरा? परकोटे इलाके में। कर्फ्यूग्रस्त इलाका जो परकोटा इलाका है वहाँ पर ही स्पेशल कमांडो के साथ ये पैदल मार्च किया जा रहा है और आप देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ से अब शुरू हो गई है। उन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में ये लोग जाएंगे जहाँ पर बार बार घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि कमिश्नर ने भी कहा है कि ये रूट मार्च सिर्फ इसलिए है कि लोग अपने घरों में मौजूद रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना लगातार करें और लोगों में एक भय व्याप्त रहे। आप देखिए 300 जवान वर्दी पहन के हाथों में हथियार लेकर, ये स्पेशल कमांडोज हैं जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इसमें STF के जवान हैं, QRT के जवान हैं, जयपुर पुलिस के जवान हैं और ख़ास उन परिस्थितियों में इनको ट्रेनिंग दी गई है कि जब कभी भी क्रिमिनल घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ये लोग मौजूद रहते हैं। लोगों में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि रामगंज जहाँ पर लगातार पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं उस वक्त कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, इसलिए पुलिस लगातार इस तरीके का एक रूट मार्च करा रही है।